की बात करते हो, अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करते हो, ठीक है, पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, इसी तरह पी वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं और पी जेड के अंदर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट हो सकते हैं। इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी सबकी सेम है। लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर डिफरेंस आ रही है तो आपके सामने मैंने बना दी है, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 की। ठीक है, इस टेस्ट में हम ना सिर्फ बात करेंगे इसके राइट ऑप्शंस की, बल्कि हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन के साथ इसको देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे उन सब का सोल्यूशन जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलता जाएगा डेली टू डेली। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पहले जो हमारे पास MCQ है, दैट इज़ द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज़ अटैच्ड विद एटलीस्ट 1 एटम एट वन साइड इज कॉल्ड। अब आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O। अगर इसके एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, सो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उनको हम कहेंगे दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनको हम कहते हैं कि ये हैं क्या चीज़, एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, एक साइड पे एटलीस्ट अगर हाइड्रोजन है तो फिर ये एल्डिहाइड है, दोनों साइड पे भी अटैच हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जो है इसकी अटैचमेंट हो सकती है, तब ये क्या होगा, दिस वुड बी एल्डिहाइड। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि आपके पास इस साइड पे भी R ग्रुप है और यहाँ पे भी R ग्रुप है, तो इन कंपाउंड को आप क्या कहोगे, दीज आर नोन एज कीटोन्स, जिससे आपके पास ऑप्शन नंबर A के अंदर लिखा हुआ। सिमिलरली जब आप बात करते हो अल्काइल हैलाइड्स की, तो अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, दैट इज अटैच्ड विद हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या हैं? दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7th A, जैसे आपके पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है ना। तो इसके बाद आपके पास ईथर्स हैं। ईथर में आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ईथर में आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, दोनों साइड पे आपके पास उसके अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो आपसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 एटम एट वन साइड, तो 1 एटम हमारे पास अटैच होता है किस चीज़ के, एल्डिहाइड के। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 2 इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द बॉन्डेड एटम बिटवीन 2 एटम इज इन इंडेक्स टू डैश ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, आपके पास ये कह रहा है कि 2 एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं और साथ में हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर देखो तो दोनों एटम सेम हैं, इनके बीच में जो है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज़ द पावर और फोर्स थ्रू विच वन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम। अगर आप हाइड्रोजन्स की बात करते हो तो दोनों सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। जब डिफरेंस नहीं होगा तो इनके ऊपर किसी पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब ना पॉजिटिव पोल बनेगा ना फिर नेगेटिव पोल बनेगा, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट वंस यू टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर में हमारे पास क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन है, दैट इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके साथ शेयर्ड हुआ है उसको अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट होगा क्या कि जो हाइड्रोजन हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो ऑक्सीजन खुद है इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम कहेंगे कि ये आपके पास इसके अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी है, इसको हम कहते हैं पोलर नेचर है इसका। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या बन गया है, पोलर बन गया है। सो द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज पोलर नेचर। अगर जहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो वो आपके पास जो कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दोज वुड बी पोलर इन नेचर। MCQ number 3 says that the equilibrium constant is always written as the ratio of dash. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उससे आप लोग इक्वेशन डिराइव करते हो जिससे आपके पास एंड पे एक कांस्टेंट आता है जिसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये आपके पास केसी की अब केसी जो है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दोज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास
डी ब्लॉक के भी होते हैं और एफ ब्लॉक के भी होते हैं। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो उनके हायर बाइंडिंग एनर्जीज की वजह से होते हैं। उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है दोज आर नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। हार्डनेस इनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी फैक्टर गिवन है दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। MCQ number 5 is the smallest part of the crystal lattice that has all the properties of entire crystal। इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिट सेल, ठीक है। आपके पास अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, तो क्रिस्टल लैटिस जो है वो हमारे पास क्या बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बनना होता है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि क्यूबिक फॉर्म में होता है। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं इनको अगर आप मिलाते हो तो आपके पास एक लार्ज क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। अब उस क्रिस्टल का अगर एक पार्ट, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट आप ले लेते हो, इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ में और यूनिट सेल अगर आप उसका एक सेल ले लेते हो, एक छोटा सा पीस ले लेते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगी। MCQ नंबर 6 जो है दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज। अब रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में या 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कार्बन 12 को रिलेटिव लेके एटॉमिक मैसेस फाइंड किए जाते हैं, दोज आर नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम कॉपर की बात करते हैं सो कॉपर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज 63.55 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। MCQ नंबर 7 करंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड थ्रू। स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर के अंदर भी रिपीट हो चुका हुआ है और यहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी इस क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बोथ B एंड C, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि करंट जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द आयंस, ठीक है। करंट की प्रोडक्शन किस वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि किस चीज़ की वजह से है। इलेक्ट्रोलिसिस में कैरिड थ्रू का मतलब करंट को लेकर कौन जाता है, तो करंट को लेकर जाने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। अब आयंस नो डाउट आपके पास कोई, आप इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे हो, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब इसने तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी जब आप वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हो, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के अंदर, जैसे आपके पास है सोडियम आयन और ठीक है आपके पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब कि जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से कर रहे हैं, आयंस की वजह से। लेकिन करंट को लेकर कौन जाता है, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। MCQ नंबर 8 द सब्सटेंस दैट इज अटैच्ड टू द एंजाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो एंजाइम जो है ये आपके पास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि इट रिमेन्स अनइफेक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो एंजाइम जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। तो एंजाइम को अटैचमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन कैसे करनी है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, कि आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करा लो, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किधर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कोई जनरल अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, हम R लगा देते हैं, R फॉर एनी अल्काइल ग्रुप्स। इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। सो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज RC
डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, इसको आपको चाहिए होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट 6 सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, K2Cr2 और O7, और ये होता किसकी प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। एसिड आप लोग ऐड कर देते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी एडिशन आप लोग कर सकते हो। आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। MCQ नंबर 10 says that energy of endothermic reaction is given as dash value। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर A, पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपके पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो, लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो उसको आप नेगेटिव साइन देते हो, एंड दोज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर की डिकम्पोजिशन करनी है, ठीक है, वाटर को आपने ब्रेक करना है, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कितनी, 285 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल ऑफ वाटर को ब्रेक करने के लिए। तो वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सो ये जो आपके पास देख रहे हैं इसको हम लोगों ने साइन कौन सा दिया, पॉजिटिव साइन दिया है। इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। MCQ नंबर 11 सेज विच अल्काइल हैलाइड गिव SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के लिए आपके पास कौन से अल्काइल हैलाइड की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब व्हाट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आपके पास ये है कि इफ़ यू हैव कार्बन एटम एंड दैट इज अटैच्ड विद 3 अल्काइल ग्रुप्स, मतलब 3 कार्बन एटम इसके साथ डायरेक्टली अगर लिंक्ड हैं, सो दैट वुड बी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हैलाइड कह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, हैलोजन लगा दो। अब जो आपके पास SN1 रिएक्शन होता है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, ठीक है। स्टेप में होता क्या है कि आपके पास आयन की फॉर्मेशन होती है, आपके पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट आयन की फॉर्मेशन होती है, हैलोजन जो एटम है ये इससे रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो सकता है। सो ये जो आपके पास इंटरमीडिएट आयन की फॉर्मेशन हो गई जिसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जिसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं ये आपके पास स्टेबलाइज्ड होता है। स्टेबलाइज इसलिए होता है कि जो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या करते हैं, ये इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं, इसलिए कार्बन एटम जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है। पॉजिटिव साइन है, ठीक है। वैसे तो ये अनस्टेबल है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी की रीज़न क्या होती है कि जो अल्काइल ग्रुप्स है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इस कार्बन एटम को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं सो ये आपके पास देते हैं SN2 रिएक्शन। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर एवापोरेट्स अर्लियर? कप, सॉस पैन, ग्लास और स्मॉल बाउल। अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर B, ठीक है। सॉस पैन के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ से इसकी एवापोरेशन जो है वो जल्दी होगी। अब एवापोरेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पास टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो उससे एवापोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन इज सरफेस एरिया। अगर किसी सब्सटेंस, किसी चीज़ का एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ से एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सॉस पैन क्या होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम वैसे नॉर्मली तो देगची कहते हैं। आई डोंट नो आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो। एनीवेज इसका अगर आप देखो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो इससे वाटर की जो एवापोरेशन होगी ना वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास है फ्री रेडिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फ्री रेडिकल रिएक्शंस आप लोगों ने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। 10th क्लास के अंदर B पढ़े हुए हैं, जहाँ पे आप अल्केन का रिएक्शन कराते हो हैलोजेंस के साथ, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, आपके पास CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं दीज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल आपके पास वो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके पास ये क्लोरीन है,
अब क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आप अगर आप काउंट करते हो सो आपके पास 7 है, 7 इज़ एन ऑड नंबर, सो इट मीन्स दिस इज़ फ्री रेडिकल। इसी तरह हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसको भी आप क्या कहोगे, दिस इज़ अ फ्री रेडिकल। सो जब कभी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होंगे तो आपके पास दोज रिएक्शन वुड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। MCQ नंबर 14, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग। जब क्रैकिंग होती है तो कौन से बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है। याद रखें कि जब कभी क्रैकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकेज करते हो, उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से इनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी ब्रेकेज हो जाती है। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की क्रैकिंग होती है। एक आपके पास थर्मल क्रैकिंग है जिसमें आप हीट एनर्जी दे के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकेज करते हो। दूसरा आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग होती है जहाँ पे आप कैटलिस्ट ऐड करते हो और हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकेज करते हो। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड गिवन है, आपने क्या करना है, इसका कॉमन नेम बताना है। सो इसका जो कॉमन नेम बनता है दैट इज़ एन पेंटाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। MCQ number 16, SN1 reaction have which of the following species form and consume in the reaction। जैसे इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज़ स्लो स्टेप, ठीक है, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है इनको हम ब्रेक कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, कार्बोकेटाइन के अंदर। एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और दूसरा आपके पास क्या बनता है, हैलाइड आयन बन जाता है। अब ये जो स्टेट है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 17, विच आयन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझना है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर देते हो वाटर के अंदर। अब अगर वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व होगा तो आपके पास बनेगा क्या, सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी और साथ में आपके पास क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो सोडियम आयन है इसको वाटर का कौन सा आयन हर साइड से सराउंड करेगा, वाटर का जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड वाटर का कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, इसको हर साइड से सराउंड कर लेंगे, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन जो है, इस क्लोराइड आयन को वाटर का कौन सा पार्ट सराउंड करेगा, प्रोटॉन, ठीक है, H पॉजिटिव जो है ये सराउंड करेगा। क्योंकि वाटर की अगर आप ब्रेकेज करते हो, वाटर जब डिसोसिएट होता है सो इट गिव्स यू H पॉजिटिव आयन जिसको आप प्रोटॉन भी बोलते हो, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हो, और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है। तो ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। अब आपके पास वेरियस ऑप्शंस आर गिवन लाइक एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन, सीजियम मोनोपॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आयन और बेरियम पॉजिटिव 2 आयन या डाई पॉजिटिव आयन इसको कहते हैं। अब इसकी एक जनरल ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है। याद रखो डियर स्टूडेंट्स कि डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट कैटायंस हैव हायर वैल्यूज ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। अब अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं सो दैट इज ट्राई पॉजिटिव। अगर ये ट्राई पॉजिटिव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के आयंस जो हैं या हाइड्रेशन आप इसकी ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इसको सराउंड कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम ईथीन। आपके सामने मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोगों ने करना है क्या है। ये आपके पास है ईथीन। आपने ईथीन को ट्रीट कराना है KMnO4 के साथ, पोटाशियम पर मैंगनेट के 2 मोल्स ले लेने हैं और साथ में इसके अंदर क्या डाल देना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना है। इससे आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो है थोड़ी सी कम है। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर OH ग्रुप्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है।
2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन भी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखें ये आपके पास क्या है, अल्कीन है जिसको हम कहते हैं ईथीन, 2 कार्बन एटम है तो ईथीन कहते हैं। ये KMnO4 है, ठीक है। इसको आपने वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया इन तीनों को, आपके पास क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो गई। ये जो है इसके अंदर अगर आप देखो तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है इज ऑप्शन नंबर बी, और इसको हम कहते हैं बायर टेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इसको बायर टेस्ट भी कहते हैं जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ अनसैचुरेशन। और इथाइलिन ग्लाइकोल की आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, शायद आपको ऑलरेडी पता भी होगी कि इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन द ऑटोमोबाइल्स इंजन्स। जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो हम इसको एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे ऐड कर देते हैं इंजन में। अच्छा, एक पॉइंट में मिस कर गया हूँ, वो ये है कि जब आपके पास KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट कराओगे ना, KMnO4 का जो अपना ओरिजिनल कलर होता है दैट इज़ पिंक। इस रिएक्शन के बाद हमारे पास इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस में चला जाएगा KMnO4। MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो, उसके अंदर आप लिविंग ग्रुप जो है उसके बारे में पढ़ते हो, आप सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हो, आपके पास कुछ गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। सो आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो याद रखें कि जितने भी हैलोजेंस हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप्स। सो हमारे पास बाकी रह जाता है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लिविंग ग्रुप ये है कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ते हो और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ते हो। आपके पास ये क्या है, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे लेट से क्लोरीन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, दिस इज इथाइल क्लोराइड। आप क्या करते हो, आप न्यूक्लियोफाइल लेकर आते हो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसने क्या करना होता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है। एज अ रिजल्ट यहाँ से ये जो है क्लोरीन ये बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन करेगा, और साथ में यहाँ पे जो दूसरा है इसको आप बना लें, ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो एनी हाउ हमारा काम जो है इसके साथ है, दिस इज लीविंग ग्रुप। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ से लीव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज लीविंग ग्रुप। सो हाइड्रोक्साइड आयन जो है दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप, इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते अल्काइल हैलाइड में से, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपके पास है बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, जिसमें पहला आपके पास है एटॉमिक साइज, सेकंड आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आपके पास है आयोनिक रेडियस एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आप पोलराइजेबिलिटी की बात करते हो तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस के साथ, जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस कहाँ पे ज़्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस आपके पास ज़्यादा होता है जब आप मूव करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा होता है, एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So atomic size increases. If atomic size increases from top to bottom, it means that polarizability also increases from top to bottom. Student, polarizability की definition तो आपको मैंने बताई नहीं है, ये आपके पास होती है, it is the quantitative measurement of the extent to which the electronic cloud can be polarized or distorted. ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको डिस्टॉर्ट करना है, इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करनी है, सो उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। MCQ नंबर 21, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो आपके पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सिंथेसिस होती है, जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं। सो आपके पास राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑब्टेन होते हैं जब कभी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगी कोल की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच बर्निंग ऑफ कोल अकर इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। MCQ नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कांस्टेंट एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। जब आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ते हो, एंथैल्पी वाला चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर
को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ कांस्टेंट रखते हैं दैट इज़ वॉल्यूम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का। बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो मेन पर्पस है जिसके लिए हम इसको लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई आपके पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो हो रहा है, कंपाउंड्स हैं, लिक्विड स्टेट में है या फिर वो सॉलिड स्टेट में है, उनकी अगर आपने हीट फाइंड आउट करनी है सो उसके लिए क्या करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है यूज़ करते हो या बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हो। So your MCQ number 23 that the shielding effect is also called. Option number A Z effect, option number B screening effect, option number C negative effect and option number D is reducing effect. So इसका सबसे पहले मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ, that is screening effect. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि दिस MCQ इज बीइंग पिक्ड फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है। PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी जो बुक है उसके पेज नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग के पेज नंबर 6 में से आपको ये जो लाइन है वहाँ से मिल जाएगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। देखिए शील्डिंग इफेक्ट आपके पास ये है कि अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसमें क्या होते हैं, शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता है क्या है कि जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हम एक और शेल बना लेते हैं, फिर एक और शेल बना लेते हैं, 3 शेल्स बना लेते हैं, मतलब 3 शेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा फिर और बना लेते हैं। अच्छा जी, शेल्स बन के इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने नहीं देखना, ना कि आप कहेंगे सर आपने तो गलत किया, इलेक्ट्रॉन्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। फर्स्ट शेल के अंदर 2 आते हैं, ठीक बनाए, सेकंड के अंदर पहले 8 आएंगे तब जाके नेक्स्ट में जाएंगे। एनीवे सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए कर रहा हूँ। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस मतलब दीज ऑल आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस ने क्या करना है, न्यूक्लियस ने इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल करके रखना है, ठीक है, इसी तरह जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी पुल करके रखना है। अब न्यूक्लियस जो है उसने तो होल्ड करके रखना है सबको, तो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम इनर वेविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अंदर फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। ये शील्ड करने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है, जो होल्ड होता है वैलेंस के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो लेस होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और इसके अगर आप ट्रेंड्स की बात करते हो, ट्रेंड्स भी आपको आने चाहिए, MCQs के अंदर आ सकते हैं। ट्रेंड्स आपके पास ये होता है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज का मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो जब न्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो इंटरवेविंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने इंटरवेविंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, जितने ज़्यादा शील्ड करेंगे उतना हमारे पास हम कहेंगे इसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो आपके पास होगा क्या, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी। But once you move from left to right, the shielding effect remains constant. MCQ number 24, the reaction of carboxylic acid which involve hydrogen atom removal of hydroxyl group form dash as a major product. कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जब कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे OH ग्रुप लग जाए, ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसको जब आप ट्रीट करा लो बेस के साथ, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। तो इससे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में आपके पास क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो OH बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज हो रही है, ठीक है, ये OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। ये जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। सो यहाँ पे किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, साल्ट की सिंथेसिस हो रही है। साल्ट की सिंथेसिस कब हो रही है, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप में से हाइड्रोजन एटम जो है जब उसको आपने रिमूव किया या रिप्लेस किया तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, सॉल्ट्स की। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉलेबल इन वाटर, ठीक है, आपके पास वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से ज़्यादा वाटर के अंदर सॉलेबल कौन सा होगा। इथेनोइक एसिड है, फिर पेंटानोइक एसिड है, फिर हेक्सानोइक एसिड और फिर ब्यूटानोइक एसिड है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात हो रही है। सो याद रखो कि जितना कार्बोक्सिलिक एसिड
के अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा होते जाएंगे, उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। इथेनोइक एसिड के अंदर आपके पास होंगे 2 कार्बन एटम, पेंटानोइक के अंदर होंगे 5 कार्बन एटम, हेक्सानोइक के अंदर होंगे 6 कार्बन एटम और ब्यूटानोइक के अंदर होंगे 4 कार्बन एटम्स। सो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इथेनोइक एसिड, सो इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी वाटर के अंदर। लेकिन जब आप हेक्सानोइक एसिड की बात करते हो तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे लेस होगी क्योंकि कार्बन लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ बोन्स। जब आप बोन्स को हीट करोगे तो आपके पास किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी? गैलेटिन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। गैलेटिन इज अ ट्रांसलूसेंट कलरलेस फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट that is commonly derived from heating bones. MCQ number 27, different kinds of atom of same element are called isotopes having different dash but same dash properties. सबसे पहले तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती है। अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे आपके पास आप कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कार्बन के कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं? कार्बन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके पास होता है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनके अगर हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं तो सबके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, और एटॉमिक मैसेज इनके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सो ऐसे जो सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास सिमिलर एटम से बनी होती हैं लेकिन इनके मैस नंबर अगर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उनको आप क्या कहोगे? दोज आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती है, ठीक है। Number 28 says that the number of reacting molecules which change their concentration in a chemical change is called. आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, तो उसको आप क्या कहते हो? अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक दिखी हुई है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है, पेज नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको आप केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप लोगों को याद करना होगा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड है, थर्ड है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो वो आप वहाँ से एटलीस्ट आपको फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो याद होने चाहिए। MCQ नंबर 29, लैटिस पॉइंट आर आल्सो कॉल्ड। ये जो मैं आपके साथ पहले सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो लैटिस पॉइंट होते हैं दे आर आल्सो नोन एज लैटिस साइट्स। अब ये जो है ये PTB जो है उस बुक की लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइंस वहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 30, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं मीथेन की। सो मीथेन में आपके पास होता है CH4। मीथेन है क्या चीज़? CH4। दिस इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। नियॉन है, ठीक है, नियॉन के अंदर भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा कोई, ये तो सिरे से ही नॉन पोलर है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेन और इथाइल अल्कोहल। इथेन आपके पास होता है जब आपके पास 2 कार्बन एटम हों और साथ में उसके साथ 6 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएं। इथाइल अल्कोहल आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास 2 कार्बन एटम होते हैं और एक उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो दिस वुड बी इथाइल अल्कोहल। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पे भी ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं इमोनिया की, सो इमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ पोलर इन नेचर, ठीक है। इमोनिया में जो हाइड्रोजन एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन से उनका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होंगे, इनके बीच में पोल्स बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये एक दूसरे इमोनिया मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो फिर क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उन इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, दिस इज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और याद रखें कि इमोनिया के अंदर एक और टाइप की इंटरेक्शन भी पॉसिबल होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है दूसरे इमोनिया के नाइट्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके साथ
इंटरेक्शन करता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। इमोनिया के अंदर क्या होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं, क्योंकि दो टाइप्स के पोल्स हैं, इधर नेगेटिव पोल, वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पोल, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। MCQ नंबर 31 द E/M मतलब चार्ज टू मास वैल्यूज फॉर द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन। चार्ज टू मास रेशियो की अगर आप बात करते हो तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, क्या कि आप कौन सी गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ कर रहे हो। MCQ नंबर 32 हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज़ पॉसिबल। अगर हम पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन के अंदर हमारे पास 3 टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। एक आपके पास N पेंटेन होगा, ठीक है। अब ये 5 कार्बन है, आपने क्या करना है, इसके साथ हाइड्रोजन खुद लगा लेना है टॉप, तो आपके पास क्या बनेगा, N पेंटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा आपके पास पेंटेन जो पॉसिबल है वो होगा कि जब आपके पास 4 कार्बन एक लाइन के अंदर है, ठीक है, स्ट्रेट चेन के अंदर, और 5th जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच की फॉर्म में अटैच हो जाए। ये जो मैं साइड पे डंडे लगा रहा हूँ, एक्चुअली दीज आर द बॉन्ड्स। आप लोगों ने करना है क्या है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए सब डंडों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देना। इसी तरह यहाँ पे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देना है। तीसरा जो आइसोमर पॉसिबल है उसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या होता है कि 2 जो कार्बन एटम होते हैं वो स्ट्रेट चेन के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको मैं स्ट्रेट चेन का बता देता हूँ। सो ये आपके पास हो गया पेंटेन का 3rd आइसोमर। ये आपके पास है स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच का काम करता है। सो 3 टाइप के आइसोमर पॉसिबल हैं। इसको हम कहते हैं N पेंटेन। जब आपके पास एक ब्रांच निकलेगी तो आप इसको कहोगे आइसोपेंटेन, और अगर 2 ब्रांचेस है तो उसको आप क्या कहते हो, नियोपेंटेन, NEO। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 33 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपके पास कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पे सेकंड A ग्रुप होगा, आपके पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है पीरियोडिक टेबल का। यहाँ पे टॉप पे हीलियम होगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह के 2 मज़ीद कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, दिस इज़ नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से ये जो हैं एक्सेप्ट हीलियम, दीज आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपके पास बीच में बनते हैं दे आर नोन एज D ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं दे आर नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको SPDF ब्लॉक इसलिए कहते हैं, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे S ऑर्बिटल में आएगा, यहाँ पे P में, D एंड देन F ऑर्बिटल के अंदर आएगा। ये तो शायद आप लोग को ऑलरेडी पता हो। अब यहाँ पे ये जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। दीज आर नोन एज नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो D ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम लोग कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। आप तो समझ रहे होंगे ना कि ये तो इनर है तो इसको हम इनर कहेंगे, लेकिन दीज आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं सो दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। MCQ नंबर 34 अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc शोज या डिफेक्ट्स। देखिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। जब आपके पास Kc जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है तब क्या होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, तब क्या होगा। फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा। और तीसरी बात आपके पास है कि अगर वो स्मॉल है, मतलब सिर्फ स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है। 3 कंडीशंस हैं, आपकी बुक के अंदर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिकॉल करा देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिस तरह क्वेश्चन में पूछ रहा है, सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। व्हेन Kc इज़ वेरी स्मॉल सो इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द लेफ्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स, so equilibrium lies on the left and reaction mixture contain mostly reactants,
ठीक है। जो इक्विलिब्रियम होगा आपके पास यहाँ पे होते हैं रिएक्टेंट्स, उन्होंने कन्वर्ट होना होता है किधर, प्रोडक्ट्स में। सो अगर केसी बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, मोस्टली रिएक्टेंट्स होंगे। दूसरी बात, अगर केसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर आपके पास स्मॉल है, मतलब वेरी स्मॉल नहीं, सिर्फ स्मॉल है, सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है लेकिन वो फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड होने लगा है, ठीक है, या हो रहा है या होने लगा है। सो इसको हम कहेंगे कि जब केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तब क्या होगा। MCQ नंबर 35, फिनोल रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेशन एंड इवॉल्व व्हाट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। सो व्यूअर, इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि वी हैव अ फिनोल, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और आपके पास क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड जो है, ठीक है, इसको जब हम मज़ीद हीट अप करते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एट 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सैलिसाइलिक एसिड के अंदर। अब मज़ीद दोबारा से जब इसको कन्वर्ट करेंगे, हीट करेंगे, इसके अंदर एसिड डाल देंगे, ठीक है। एसिड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड की भी एडिशन कर सकते हो। ये जो सोडियम सैलिसाइलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड के अंदर, सो सोडियम क्लोराइड जो है इससे रिमूव हो जाएगा। सो इसको हम कहते हैं कोल्ब-स्मिथ रिएक्शन। MCQ नंबर 36, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज शोन बाय द रिलेशनशिप। अब आपने वो रिलेशनशिप बतानी है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। सो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, आपकी बुक में भी गिवन है, जो कि बहुत ही इजी है। हम कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा E, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। P डेल्टा V जो है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम चेंज इन वॉल्यूम की जगह पे ज़ीरो लगा सकते हैं ना। सो हम लिखेंगे चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस P इंटू ज़ीरो। अब अगर P को आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हो तो इसके साथ आप ब्रैकेट में छोटा सा V लिख दो। सो आपके पास जो चेंज इन एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू internal energy at constant volume, so right option is option number B. Next MCQ number 37, at constant volume the heat supply is equal to। अब 36 के अंदर जो इक्वेशन की है वो यहाँ पे भी है कि change in internal energy at constant volume is equal to Q, और Q आपके पास क्या होती है, that is internal energy, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 38, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं सो याद रखें कि इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल ये है कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स ये हैं, और पर्टिकुलरली कोवेलेंट हाइड्राइड की बात कर रहा है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड में आपके पास होता है क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इट रिएक्ट विथ क्लोरीन, जैसे आपके पास एग्जांपल आप ले लेते हो। सो ये आपके पास जो हाइड्राइड्स बनेंगे आपके पास कौन से बनेंगे, दोज वुड बी कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। आपके पास बनेगा HCl। अब H जो है वो कंबाइन हो गया किस चीज़ के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको आप रिएक्ट कराते हो नाइट्रोजन के साथ, जैसे आप लोगों ने हैबर प्रोसेस के अंदर पढ़ा हुआ है। सो इससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ इमोनिया,
ठीक है, NH3 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये भी आपके पास क्या है, दिस इज़ आल्सो अ कोवेलेंट हाइड्राइड। सो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं हाइड्राइड्स की, सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 39 पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन मैनोमीटर द कॉलम आर मर्क्यूरी फेसिंग द वेपर ऑफ अ लिक्विड इज डिप्रेस्ड ड्यू टू प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन फ्लास्क। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो MCQ नंबर 40 ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सैटिस्फाइड इज कॉल्ड डैश। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो होते हैं 4, ठीक है। इसका मतलब है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अगर ये वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसमें अगर 4 बॉन्ड बना लिए हुए हैं। सो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड्स या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स होती है वो कौन से होते हैं, अल्केन्स। अल्केन के अंदर जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है। अगर हम अल्कीन्स की बात करते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम अल्काइन की बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे अनसैचुरेटेड लिख दिया तो अनसैचुरेटेड के अंदर ये दोनों आते हैं, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी आते हैं। Students, MCQ number 41, the ionization energy increases from left to right in a period due to increase in what? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एटम, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल एंड दिस इज़ द थर्ड शेल। आपने करना क्या है, आपने वैलेंस का इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करना है। अब उसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आप वो जो एनर्जी देते हो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो तब जाके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, रिमूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम, आपने क्या करना है, आपने इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर, सोडियम आयन के अंदर, ठीक है। और आपके पास इसका इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएगा। सो अब ये तो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपसे पूछ क्या आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ क्यों होती है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। बट वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन वैलेंस दूर जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा उतनी हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी होगी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास है MCQ नंबर 42, हाउ डू द p ऑर्बिटल्स px, py, pz डिफर फ्रॉम ईच अदर। अगर हम px की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास पड़ा होता है इस ओरिएंटेशन के अंदर x एक्सिस पे। अगर हम बात करते हैं z ऑर्बिटल की तो z आपके पास इस तरह p z के ऊपर इस तरह पड़ा रहता है, ओरिएंटेशन इसकी ऐसे होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं y की, py की, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इस तरह इसकी ओरिएंटेशन होती है। बाकी अगर आप इसके साइज़ की बात करते हो, अगर आप इसकी शेप की बात करते हो, अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करते हो, ठीक है, px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, इसी तरह py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं और pz के अंदर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट हो सकते हैं। इसका मतलब है इनके इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी सबकी सेम है। लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर डिफरेंस आ रही है तो आपके सामने मैंने बना दी है, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 43, यूरेज इज प्रेजेंट इन व्हाट। यूरेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सोयाबीन, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इससे पहले जो यूरेज एंजाइम की हमने बात की है ना, उसमें बताना भूल गया हूँ कि दैट इज़ एन एंजाइम दैट इज़ यूज्ड फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। MCQ नंबर 44, F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। जैसे इससे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दीज आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 45, विद द डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं,
तो उनके वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना वो चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है लाइक 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, सो आपके पास ये क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया की प्रोडक्शन करेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स देखें यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल आपके पास नाइट्रोजन के, टोटल मोल्स 4 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2 मोल्स हैं। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, सो उसकी वजह से इनमें क्या होगा कि चेंजेस, वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आएगी, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप लोगों ने ली शैडलर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। MCQ नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि डेरिवेटिव कौन सा नहीं है बेंजीन का। सो ऑल ऑफ दीज, इसमें से कोई भी डेरिवेटिव नहीं है बेंजीन का। अगर हम पायरोल की बात करते हैं, ठीक है, पायरोल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पायरोल में आपके पास होता है क्या है कि दिस इज़ 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड होते हैं इन द प्लेस ऑफ, यहाँ पे एक नाइट्रोजन अटैच होता है एट द प्लेस ऑफ कार्बन। अगर हम फ्यूरेन की बात करते हैं, सो फ्यूरेन आपके पास होता है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है। इसी तरह अगर हम थायोफीन की बात करते हैं, थायो जब भी केमिस्ट्री में आपको नज़र आए तो थायो का मतलब है सल्फ़र, ठीक है। जब आप कार्बन की जगह पे सल्फ़र एटम को रिप्लेस करते हो तो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं थायोफीन। सो इसमें अगर आप देखो, नन ऑफ देम इज़ द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द अल्कोहल्स। अब ऑप्शन नंबर ए जो है, ये पेपर में H2SI4 दिया है जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरा आपके पास है इथाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम इट गिव्स दिस सॉल्ट, ठीक है, और साथ में आपके पास वाटर बनेगा। सो इसकी तो मुझे समझ आ रही है कि ये इसका राइट ऑप्शन है। ये जो आपके पास है C2S5OH और HCl, यहाँ पे जिंक पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे आपके पास बन रहा है इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर। सो अगर इस जिंक क्लोराइड को हम ले लेते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब बोथ बी एंड सी ठीक है। लेकिन एनीवेज इसका जो भी राइट ऑप्शन है मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता, तो आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ इसको शेयर नहीं करूँगा। मैं इसके बारे में सर्च कर लूँगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके साथ जो है ना पिन कमेंट आप लोग चेक करती जाए, तो वहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूँगा। सो इसके लिए सॉरी, क्योंकि जब एक चीज़ आपको पता नहीं होती है तो आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए। MCQ नंबर 48, ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम गिव्स। आपने करना क्या है कि एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आप टाइम ले लें, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लें। अब जैसे ही टाइम इंक्रीज़ होता है तो कंसंट्रेशन की जो अमाउंट हो रही होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, सिमिलरली जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो आपके पास ये क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है ना। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी, कि आपके पास कर्व की फॉर्मेशन होती है जब आप ग्राफ बनाते हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और इसको जो है ना आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 14 में से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप इस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, आई थिंक सो इट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हम वाटर की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ठीक है। एक जो हाइड्रोजन एटम होगा उसके पार्टिकल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय Na। अगर 2 हाइड्रोजन एटम है सो डेफिनेटली इट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय Na क्या है, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 2 हैं, सो इसलिए आपने एवोगाड्रो नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। MCQ नंबर 51, फ्रेडरिक प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम व्हाट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज अमोनियम साइनेट, ठीक है। फ्रेडरिक ने जो है ना
फ्रेडरिक वूलर, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास फ्रेडरिक वूलर था उसने क्या किया था कि एमोनियम साइनेट लिया था, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है ANH4 पॉजिटिव CNO नेगेटिव, दिस इज़ एमोनियम साइनेट। इसने क्या किया था, इसको हीट करने के बाद कन्वर्ट कर दिया था किस चीज़ के अंदर, यूरिया के अंदर, ठीक है। यूरिया क्या होता है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर यूरिया। यहाँ पे NH2 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है, सो दिस इज़ यूरिया। अब ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, इसने कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एमोनियम साइनेट को उसने कन्वर्ट किया था यूरिया के अंदर। MCQ नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज लिंक्ड विद प्लांट एशेस। प्लांट एशेस से कौन से कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, दैट आर अल्कली मेटल्स, ठीक है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम वगैरह हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, ये आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, और इनको जो है ऑब्टेन किया गया है या लिंक्ड विद प्लांट एशेस। ऐश क्या होते हैं, राख जो होती है। नंबर 53, इफ़ ए मॉलिक्यूल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी। अगर आपके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, ठीक है, तो आपके पास उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, या आपके पास क्या शेप बन रही है। या कार्बन देखें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन की हम बात करते हैं, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5। अब इसकी शेप क्या बन रही है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो इसकी जो शेप बनती है दैट वुड बी टेट्राहेड्रल, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लीनियर कब बनेगी, लीनियर जब आप बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हो, PaCl2, इसकी जो शेप बनती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। ट्राइगोनल कब बनेगी, जब आप BF3 की बात करते हो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, ठीक है, बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है ये, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसीन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इससे, बटन्स एंड बकल्स जो हैं इसके बनाने में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग कैसीन यूज़ करते हैं। सो द लास्ट MCQ ऑफ दिस सैम्पल practice test is, according to Avogadro's law, 0.8 gram of 1 decimeter cube hydrogen and 1.4 gram of 1 decimeter cube of oxygen have number of molecules। देखें, इसने 1 decimeter cube जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, इसने भी 1 decimeter cube वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। सो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, दोज वुड बी सेम। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट 1। इसके आगे जितने भी टेस्ट अपलोड होते जाएंगे मैं आपके साथ उसको शेयर करता जाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई मिस्टेक हो चुकी हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए, मैं उसको पिन कमेंट के अंदर कर दूंगा। इसके अलावा अगर मुझे कोई पता चलता है तो मैं पिन कमेंट के अंदर उसको अपडेट करता रहूँगा। आपने टाइम टू टाइम वीडियो की जो पिन कमेंट है उसको चेक करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।